बाबा, कैसे बाप हो तुम? अपनी ही बेटी की कीमत लगा दी। अपनी औलाद को जुए में हार दिया आपने। वो शदीद रंज की कैफियत से दो चार थी। देख चुप कर जा। बाहर साहब आया बैठा है, तेरा निकाह है इसके साथ पागल लड़की। मेरी बात और से सुन, ये जो लड़का बाहर बैठा है ना, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इस बार मैंने जानकर तेरी बोली लगाई थी, ये कमीना तो निकाह को मान ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से माना है। तेरी तस्वीर देखकर दीवाना हो गया है तेरा। बहुत अमीर है मेरी बच्ची। देख, मैंने ये बाजी तेरे खातिर ही चली है। देखना, इस महल जैसे घर में तू राज करेगी राज। तंजीम ने बेयकीनी से अपने बाप की जानिब देखा था। मैं बेटी हूँ आपकी, इज्जत हूँ आपकी, क्या हो गया है आपको? वो अपने नसीब को जितना कोसती वो कम ही था। अरे तो मैं कौन सा तुझे बगैर निकाह के बेच रहा हूँ जो इतनी बावली हुई जा रही है? इन्होंने गुस्से से गुरका। तंजीम दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत से दो चार लपीच गई। आया साहब बस आ गया। वो बौखला कर बोला, चल तंजीम, जल्दी से चादर लेकर बाहर आ जा और कुछ तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर पगली। तंजीम का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज वही हुआ था जिसका डर अव्वल दिन से इसकी मरहूमा माँ को था। अब्बा, मैं इस निकाह को तैयार हूँ, मगर मैं चाहती हूँ तुम चच्ची को भी निकाह में शामिल कर लो। अम्मा के बाद बहुत ख्याल रखा है इन्होंने मेरा। वो लब चबा कर बोली। अच्छा चल ठीक है, मगर तू भी जल्दी से बाहर आ जा फिर। वो बोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। तंजीन हौसला, आज नहीं तो कभी नहीं। वो अपनी चादर और बैग संभालती बाहर की जानिब बढ़ी थी, मगर बीच में ही इसे कदम रोकने पड़े थे। ब्लैक ट्राउजर शर्ट पे रफ से हुलिये में मलबूस वो खबीस शख्स अचानक इसकी राह में हायल हुआ था। कहाँ जाने की तैयारी है मेरी बुलबुल? वो इसके वजूद को अपनी गंदी नजरों से मैला करता जुमानियत से गोया हुआ था। देखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो निडर अंदाज में बोलती दीवार से जा लगी थी। ना ना, अब तो आपकी सारी राहें सिर्फ हम पर आकर ही खत्म होती हैं जानम। वो चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए इंतहाई गलीज लहजे में बोला था, जबकि वो मजीद पीछे होती कॉर्नर टेबल से जा टकराई थी। हटो मेरे रास्ते से बगैरत इंसान। ना जाने कहाँ से हिम्मत आई थी कि इसने गुलदस्ता उठाकर इसके सर पर दे मारा था। वो करा कर पीछे हटा। साली, वो गाली देता इसकी जानिब लपका था, मगर ये एकदम सर चकरा गया था, जबकि तंजीन आवाज फाख्ता सी घर से भाग खड़ी हुई थी। वो शख्स इस कदर शदीद वार पर लड़खड़ाता हुआ बेहोश होकर जमीन बोस हो गया था, और तंजीम तेजी से भागती नामालूम गली कूचों से होती बहुत दूर निकल आई थी। रात की वहशतनाक खामोशी और इस बुरे हाल अहवाल में वो एक लड़की सड़क कैन बस में खड़ी शदीद परेशानी से दो चार थी, मगर अभी से हिम्मत नहीं हारनी थी। अभी तो आजमाइश का वक्त था। वो चंद कदम ही चल सकी थी कि सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी थी। वो खौफजदा सी उल्टे कदमों भाग खड़ी हुई थी, मगर वो एक वैन थी जो अकेली लड़की को देख तेजी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर रुमाल रखते एक सेकंड में काबू कर चुके थे, और वो रोती चिल्लाती एक मुश्किल से निकल कर दूसरी में बुरी तरह से फंस गई थी। अरे साहब, क्या हुआ आपको साहब जी? सफदर जब घर में दाखिल हुआ तो सामने बेहोश पड़े बिलाल को देख वो गड़बड़ा कर नजदीक आया। तंजीन, तज़नीन, कहाँ हो तुम? इसे मौलवी साहब को लाने के चक्कर में देर हो गई थी। अरे मियाँ, पहले ज़रा इस बच्चे को तो उठा लें। मौलवी साहब ने इसे होश दिलाया। हाँ हाँ, इन्होंने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आया। क्या हुआ साहब जी? और मेरी बेटी कहाँ है? वो तो परेशान होकर रह गया था। भाग गई है साली। मगर सफदर, एक बात याद रखना कि तू अब मेरा पैसा भी भरेगा और अपनी बेटी भी देगा, क्योंकि इसे अपने साथ रखना अब मेरी जिद बन गई है। वो शदीद तैश के आलम में चिंगाड़ा था। क्या? नहीं साहब, मैं गरीब आदमी, 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? वो फौरी पैरों में गिर पड़ा था। अबे उठ साले, पहले जाकर अपनी इस आवारा बेटी को ढूंढ। इसे निहायत ही गुस्ताख लहजे में कहा था। साहब, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ लाऊंगा इसे। मगर पैसे? सफदर को महज अपनी फिक्र थी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास सफदर साहब। बेटी और पैसा दोनों चाहिए मुझे, वरना तेरी बेटी को ढूंढकर इसकी अकल ठिकाने लगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो तंबी अंदाज में बोलता अपने माथे पर से बहता खून साफ करता वहां से निकल गया था। अरे मियाँ, निकाह किसका पढ़ाना था? मौलवी साहब को अपनी फिक्र हुई थी। जाओ यार मौलवी साहब, देख नहीं रहे मेरी बेटी भाग गई है? वो बदतमीजी से बोले। तौबा इस्तगफार, कयामत की निशानियां हैं ये सब। वो इस्तगफार करते घर से बाहर निकल गए थे। इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हाशिम अपना सर पीछे सीट पर गिराए बैठा था। अपनी सोचों में गुम खामोश था। सोचे थी जो सिर्फ हुस्न जाना के ख्यालों में गुम थी। आज वो पूरे 5 साल बाद पाकिस्तान लौटा था। घर में ना जाने सब कैसे थे, और इसके माँ बाप ना जाने जवान बेटे की इस कदर लंबी जुदाई में इनका क्या हाल हुआ था। इसे आज भी वो शाम याद थी जब इसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को सुपर्द खाक किया था। भला कयामत आंखों से देख लेने के बावजूद भी कोई शख्स जिंदा रह सकता था?
हाशिम सुफियान अलवी तो इसी रोज मर गया था जिस रोज उर्वा हाशिम अलवी ने इसके हाथों में जान दे दी थी। ड्राइवर, गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ ले लो, वो सोचों में गुम कुड़े दिल से बोला था और फिर सर सीट पर गिराता आंखें मूंद गया। मैडम, इस लड़की का क्या करना है आप? ये तो जब से होश में आई है मजाल है जो अब तक किसी के काबू में आई हो। वो पेशा वराना लोग थे, शहर से जरा दूर फार्म हाउस पर यतीम बेसहारा लड़कियों को बहला फुसला कर या फिर किडनैप कर कर इनसे गलत काम कराया जाता था। क्या मतलब क्या करना है? आज पहला दिन है, इसका नखरा तो दिखाएगी ही ना। 2 दिन सब्र करो, फिर भी ना माने तो अपने तरीके से जोर आजमाई करना। वो लहजे में हकारत समाया, खुद एक औरत होकर मायना खैजी से बोली तो वो अजीब से चेहरे वाला शख्स बेहंगम से कहकर लगा उठा। ठीक है मैडम, वैसे वो तो जो नई लड़कियां हैं कुछ रोज कब यहाँ आई थी, ने आज रात सेठ के बंगले पर पहुंचाना है ना। शोर शराबे और इसके लफ्जों पर वो अधूरे ही रह गए थे। क्या शोर मचा रखा है, क्या हो रहा है यहाँ? वो रूम से बाहर आती गुस्से से बोली। अल्लाह का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। वो इनके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजाया करने लगी तो वो दोनों के माथे पर बल नमूदार हुए। अबे लेकर जा इसको यहाँ से, अभी बहुत काम करना है मेरे को। ये मीटर शार्ट कर देगी। ये जब नहीं आती हैं तो इनका यही तमाशा होता है, और जब सेठ लोग खुश करते हैं तो औकात में आ जाती हैं। तंजीन ने खौफजदा नजरों से इनकी जानिब देखा। नहीं, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये जितनी भी खड़ी हैं ना, इन सब का भी यही रोना था कि हम ऐसे नहीं हैं। अब देख लो, तुम्हारे सामने है सारी। क्यों लड़कियों? वो दरवाजे में खड़ी लड़कियों की जानिब इशारा करती नखवत भरे लहजे में बोली तो वो सब मुस्कुरा उठी थी। रहने दें मैडम, खुद ही सही हो जाएगी। आप बताएं आज का क्या प्रोग्राम है? एक लड़की बहुत बेबाकी से बोली तो तंजीन ने दुख से अपनी किस्मत को कोसा था। चल लड़की, आजा तू भी, और ये रोना धोना छोड़ दे। आज से यही तेरी किस्मत है। वो तल्ख लहजे में बोलती वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो जो इज्जत बचाने की खातिर घर से भागी थी, अब इसे अपनी इज्जत ने नाम होती महसूस हो रही थी। इस सौदे से नफा बख्श सौदा तो ये था कि वो इस अमीर जादे से निकाह कर लेती। कब्रिस्तान में पहली वहशतज़दा खामोशी में दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो कितनी ही देर से कब्र के सिरहाने खामोश बैठा था, बस कब्र के कुत्ते पर नस्ब इस हस्ती के नाम को देख रहा था जिसे इसने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। और जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा हो, इसे यूं मनोमट्टी तले दबे देखना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उर्वा हाशिम अलवी संगमरमर के पत्थर पर हाथ फेरता वो मजबूत मर्द आंसुओं से रो पड़ा था। इसने अपनी वापसी के बाबत अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था, और ना ही वो इस वक्त इस कंडीशन में था कि घर वापस जा सकता। आंखें पोंछता वो कड़े दिल और जब्त के साथ कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल गया था। अब इसका इरादा अपने बंगले पर जाने का था। वो कुछ रोज वहीं कयाम करना चाहता था जहां इसका और उर्वा का छोटा सा आशियाना आबाद था, जिसकी एक एक चीज को इन दोनों ने मिलकर बहुत मोहब्बत से सजाया था, मगर शायद किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था। हाय तंजीन, बेड़ा गर्क हो तेरा, कल मुंह ही कीड़े पड़े तुझे। खुद भी दफा हो गई और साथ में मुझे भी बर्बाद कर गई। अरे भागना ही था तो इस अमीरजादे के साथ भाग जाती मनहूस। सफदर साहब बैन करते जा रहे थे और मेहनत मजदूरी का काम करते जा रहे थे। पीठ पर बिलाक उठाए वो 10वीं मंजिल पर चढ़ा रहे थे। ये काम वो सिर्फ फिलहाल का कर्ज उतारने के लिए कर रहे थे, वरना इन्होंने कभी जिंदगी में फली भी नहीं फोड़ी थी। इनकी बीवी फाकों से सिसक सिसक कर मर गई थी। अरे ओ सफदर, जरा जल्दी कर, क्या ये ब्लाक कयामत वाले दिन पहुंचाएगा? ऊपर से ठेकेदार की आवाज पर वो मजीद तंजीम को कोसता जल्दी से मजीद बिलाग उठाता ऊपरी मंजिल की जाने पड़ा। ये कोई नई बिल्डिंग थी जो अभी जेर तामीर थी। मैडम, मैडम, ये देखें मेरे चिड़े हुए हाथ, प्लीज रहम खाएं मुझ पर। वो आंसुओं से रोती इसके सामने इल्तिजा करने लगी थी। मैं क्यों रहम खाऊं? चलो बीवी, तैयार हो जाओ, बहुत हो गया रोना धोना। आज शाम हर हाल में तुम्हें सेट के फ्लैट पर पहुंचना है। वो सब फाकी से बोली थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जान ले लूंगी अपनी। वो शिद्दत से चीखी थी। पीछे से आती लड़के ने एक झटके से इसके बाल मिट्टी में जकड़े थे। क्या बोल रही थी तू? हाँ, फिर से बोल। तंजीम की आंखों में खौफ उतर आया था। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। वो रोने लगी थी। अब तू यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, ये बात बिठा ले अपने दिमाग में, समझी? वो इसके चेहरे पर गुर्राता एक झटके से पीछे धकेल गया। जो जमीन पर बैठी बस रोती चली गई थी। सुकड़ी सिमटी बैठी वो लड़की काबिले रहम थी, जो पहले बाप की खुदगर्जी के बाद अब समाने की ठोकरों पर आ गई थी। तंजीन इस वक्त एक लग्जरी सी कार में मौजूद अनजाने रास्तों की जानिब गामजिन थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिस गाड़ी में सवार है वो किस शख्स की मिल्कियत है, या फिर इसकी बेशकीमत कार की असल कीमत क्या है। इसने तो कभी दूर से भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी थी। वो कच्ची बस्ती की रिहाइश दुनिया की चाको चौबंद से गैर आशना थी। सजी सवरी किसी दुल्हन की मानिंद हर आसाइश और दबाई से भरपूर अपना सौगवार हुस्न लिए बैक सीट पर बैठी तंजीन इस वक्त किसी भी मर्द का ईमान डगाने के तमाम हथियारों से लैस थी। दिल किसी चिड़िया की मानिंद खौफजदा था।
पिछले 2 रोज़ में रो-रो कर अब तो आँखें भी खुश्क हो गई थी, सीट पर सर गिराए, आइंदा वक़्त की वजह से खौफ़ज़दा-सी वो लब दबाए बैठी थी। कितनी बार ड्राइवर की ख़बीस भरी नज़रों में देखती, वो शिद्दत से मौत को पुकार उठी थी। साथ बैठा इस मैडम का चेला इसे अपनी निगरानी में फ्लैट तक पहुँचाने आया था। ना जाने इसकी इज़्ज़त का सौदा करने के एवज़ इन बेज़मीर लोगों ने कितने रुपए ले रखे थे। गाड़ी अपनी मंज़िल की जानिब रवाना थी। इसने शिद्दत से अपने रब को पुकारा था, सदा दूर कहकशाओं तक गई थी। हाशिम इस वक़्त फ्लैट की बालकनी की रेलिंग पर हाथ जमाए खड़ा शहर की रंगीनियाँ देख रहा था। वो सारा दिन बंगले पर गुज़ार कर अपने फ्लैट पर आ गया था। इस घर में हर जगह महज़ उर्वा की यादें बिखरी हुई थीं। इसकी मसूर-कुन खिलखिलाहटें समातों में गूंजती महज़ अदियत से दो-चार कर रही थीं। इज़्तिराबी किसी कैफ़ियत से दो-चार वो इस घर से नज़र बचाकर यहाँ आ तो गया था, मगर सुकून था कि किसी कल में ऐसा नहीं था। जेब से सिगरेट का पॉकेट निकाल कर वो एक सिगरेट सुलगा चुका था। अभी से सिगरेट नोशी करते कुछ ही लम्हात गुज़रे थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने फ्लैट का दरवाज़ा खोल कर बंद किया हो। वो हैरान हुआ क्योंकि पाकिस्तान जाने से कभी इस फ्लैट की चाबी इसके और बिलाल के सिवा किसी के पास नहीं होती थी। इससे पहला गुमान बिलाल का ही आया था। स्लाइडिंग डोर घसीट कर रूम में आता, वो लबों में सिगरेट दबाए रूम से बाहर आया तो ज़मीन पर पड़े सिनफ़े नाज़ुक को देख इसकी आँखें हैरत की ज़्यादती से फैल गई थीं। चलो लड़की बाहर आओ। बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी के पहियों की चरचराहट ने माहौल का सुकूत सा तोड़ा था। वो शख्स बैक डोर खोले खड़ा हाकमिया लहजे में बोला था, नहीं प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह के अजाब से डरो। वो एक बार फिर हाथ जोड़ गई थी। ए लड़की, ज्यादा ड्रामेबाजियां मत कर और जल्दी बाहर निकल, मैंने आगे भी जाना है। और सुन, सेठ को खुश करना तेरा काम है। आगे तूने कोई होशियारी की या फिर सेठ ने पैसे देने में छू चढ़ा की तो फिर याद रखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। वो एक झटके से इसका हाथ घसीटकर गाड़ी से बाहर निकलता है, दुरुस्त लहजे में पुनकारा, नहीं प्लीज। वो इसी अंदाज में घसीटता हुआ लिफ्ट तक लाया और मतलूबा फ्लैट पर पहुंचकर दरवाजा अनलॉक करता, इसे एक झटके से अंदर पटकता बाहर से दरवाजा लॉक करके जा चुका था, जबकि वो जो जमीन पर गिरी अपनी किस्मत को कोस रही थी, अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस कर हवास फाख्ता सी उठ खड़ी हुई। तुम कौन हो लड़की? हाशिम ने हैरत से सजी सवरी लड़की को देखा था जो भला की हसीन थी, मगर वो समातों से टकराती आवाज पर खौफजदा सी दीवार से जा चिपकी थी। नहीं प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरे करीब ना आना। हाशिम तो खुद हैरान और परेशान था। गो के इस पर लड़की के अजीबो-गरीब अल्फाज। देखो मेरी बात सुनो। हाशिम ने कदम इसकी जानिब बढ़ाए तो वो खौफज़दा सी भागकर टेबल पर रखी छुरी उठा चुकी थी। देखो सेठ, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं खुद को खत्म कर लूँगी। वो छुरी तेज़ी से अपनी कलाई पर रखती हाशिम को भौंकलाने पर मजबूर कर गई थी, जो पहले ही सूरत-ए-हाल समझने से कासिर था। लड़की, पागल हो गई हो क्या? फेंको इसको नीचे। तुम हो कौन? वो इस लड़की की शिद्दत पर तेजी से चिंघाड़ा। नहीं, नहीं, मेरे करीब ना आना। वो तेजी से चीखती, पूरी ताकत से अपनी कलाई पर छुरी चलाने ही लगी थी कि हाशिम एक जिस्म इस पागल लड़की के नजदीक पहुंचता, हाथ से छुरी छपट चुका था। आर यू मैड? वो चीख रही थी। हाशिम ने बामुश्किल तंजीम को काबू किया था। छोड़ो मुझे वहशी दरिंदे इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो इसी गर्दन में अपने नाखून कुबोती से कोई जंगली बिल्ली ही लगी थी। यू इडियट! हाशिम का हाथ बेसाख्ता ही था और तंजीम के नर्म रुखसार पर निशान छोड़ गया। ओह सॉरी! साकत और जामिद खड़ी तंजीम को अपना कान सुन होता महसूस हुआ था। बात सुनो मेरी, कौन हो तुम और मेरे फ्लैट पर क्या कर रही हो? वो इसे खौफजदा देख हाथ हवा में उठाकर सरेंडर करने वाले अंदाज में बोलता सवालिया गोया हो। बेगैरत इंसान, पहले तुमने एक रात के लिए मेरा सौदा किया और अब बोल रहे हो कौन हूँ मैं? तंजीन के लफ्जों पर हाशिम का चेहरा धुआं-धुआं हो गया। लड़की, पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। इसे शदीद किस्म का तैश आया। अच्छा, तो फिर अपने फ्लैट पर रात को लड़कियां क्या सिर्फ देखने के लिए बुलाते हो? वो मजीद छेड़नी हुई। हाशिम के दिमाग में एकदम चमका सा हुआ। ओह माय गॉड! वो बात का मतलब समझ आने पर अपना सर थाम गया, जबकि तंजीन भागकर दरवाजे की जानिब भागी। उफ़! लड़की, खामोशी से बैठी रहो यहीं पर। वो इसको बाजुओं से दबोचता, घसीटकर सोफे पर बिठाता दुरुस्त लहजे में बोला, छोड़ो मुझे कमीने इंसान। वो मजीद ज़ोर आज़माई पर उतर आई थी। हाशिम ने गुस्से से जबड़े भींच लिए थे और तेजी से मेज पर पड़े रुमाल से इनके दोनों हाथ बांधकर हाथ मुंह में डाल दिए थे। अब वो मुसलसल मुंह से अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रही थी। जबकि वो जेब से मोबाइल निकालता ज़रा अलग-थलग को आ गया तो तेज़ी से मोबाइल का नंबर डायल किया। हेलो भाई, कैसे हैं आप? पाकिस्तान कब आए? दूसरी जानिब बिलाल, हाशिम का पाकिस्तानी नंबर देख खुशगवार अंदाज में पुरजोश लहजे में बोला। दूसरी जानिब हाशिम का दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। ये फ्लैट इस काम के लिए इस्तेमाल करते हो तुम? हाशिम बोला नहीं था बल्कि दहाड़ा था। दूसरी जानिब बिलाल की सिट्टी गुम हो गई। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हाशिम इस कदर अचानक वहाँ आ सकता है। वो भाई, वो क्या वहाँ कोई लड़की भी है? वो हिचकिचा कर अटक-अटक कर सवालिया अंदाज में बोला। शट अप! बेहतर है कि कुछ दिन तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना वरना कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों, समझे? वो दुरुस्त लहजे में तंबी करता खट से मोबाइल स्विच ऑफ कर गया। समझ नहीं आ रहा था कि बाहर मौजूद आफत का आखिर करे तो क्या करे?
देखो लड़की, मैं तुम्हारे हाथ और मुँह खोल रहा हूँ, ज़्यादा शोर-शराबा ना मचाना, वरना वो इसकी कतई खौफज़दा आँखों में अपनी गहरी सी आँखें काटता तंबी अंदाज़ में बोला। इसे जैसे ही सर दर्द के मुँह से हाथ निकाल कर हाथ खोले थे, वो एक बार फिर इस पर हमलावर होती, इस बार सीधी रूम की जानिब भागी थी और बस एक लम्हे का खेल था। वो तेज़ी से खुद को रूम में बंद कर चुकी थी, जबकि वो अचानक हुई इस कार्रवाई पर भौंच कर रह गया। "यूँ बाहर आओ लड़की" इसका जवाब दे गया था। "नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, मुझे यहाँ से जाने दो।" वो दरवाज़े से टेक लगाए खड़ी लंबे-लंबे साँस भर रही थी। "मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी आफ़त को गले में डालने का।" इसका दिमाग ही तो घूम गया था। "मुझे यहाँ से जाने दो। क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता? एक लड़की की इज़्ज़त से खेलते हुए अपनी माँ-बहनों का ख़याल नहीं आता?" वो रुंधी हुई आवाज़ में दुःख से चूर लहज़े में बोली थी। "देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मेरा वादा है मैं खुद तुम्हें बाइज़्ज़त तरीके से घर छोड़ आऊँगा।" इस बार हाशिम नरमी से बोला। मैं, मेरा घर, वो सोच में पड़ गई थी। जबकि दूसरी जानिब खामोशी महसूस कर हाशिम रूम की डुप्लीकेट की से दरवाज़ा एक झटके से खोलता खोई-खोई सी तंजीम के मुकाबिल आया था, जो एक गैर मर्द को अपने चेहरे से इन ज्वेलर्स के पास से पर्दे इसके लिबास से आती मसरूक़ उन खुशबू को अपनी साँसों में उतारता महसूस कर अपनी साँस तक रोक गई थी। हाशिम की रोबदार, तिसमिल्लाती शख़्सियत का रोब था कि वो एक लम्हे को ट्रांस में चली गई थी। आप तुम देखो, मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ, वो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में तड़प कर फांस से बह गई थी। ओके रिलैक्स, अब ये बताओ तुम चाहती क्या हो? वो सरेंडर करता हाथ हवा में उठाकर नरमी से बोला। देखिए, मैं जो भी चाहती हूँ, इस बात से आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बस मेरी आपसे एक ही गुज़ारिश है कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। वो इसकी नरमी पर फ़ौरी मुद्दे पर आई। ओके, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएँ। आई प्रॉमिस मैं खुद आपको बाइज़्ज़त तौर पर आपके घर छोड़ कर आऊँगा। वो दोनों इस वक़्त हाशिम के कमरे में ही मौजूद थे। तंजीन ने बेसाख्ता अपनी भीगी पलकों की झालर उठाकर इस मेहरबान शख़्स को देखा था, जिसकी आँखों में साफ़ कोई वाज़े थी। मेरा घर, लबों ने बेआवाज़ सरगोशी की थी। जी, आपका घर। दरअसल मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर था और ये फ्लैट मेरे भाई के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। मैं नहीं जानता आप कौन हैं या कहाँ से आई हैं, मगर मैं फिर भी अपने भाई की तरफ से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं की। वो ना जाने कैसे। हाशिम शर्मिंदगी के मारे बहुत धीमी आवाज़ में मुआज़रती अल्फ़ाज़ अदा करता तंज़ीन को हैरत में डाल गया। भला मर्द का ये कौन-सा रूप था? इसने तो हमेशा अपने इर्द-गिर्द खुदगर्ज़ और हवस-परस्त मर्दों का ही हुजूम देखा था। आप मेरी बात सुन रही हैं? हाशिम तंज़ीन को खामोश, खुद को तख्ता पाकर तवज्जो दिलाने की गर्ज से बआवाज़ बोला, जो इसके लफ्ज़ों और सहरंगेज़ लहज़े में कोई खामोशी से इसका मवाज़ा करने में मसरूफ़ थी। चौंक कर होश में आई, ज़रा घबरा कर इर्द-गिर्द में एक तायराना निगाह घुमाई, तो एहसास हुआ वो इस शख़्स के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि वो इसके मुकाबिल ज़रा फ़ासले से पर खड़ा था। दराज़ कद और जिसामत का शख़्स, बला की रोबदार किसी रेज़लर की जैसी पर्सनैलिटी का मालिक था। गहरी सी आँखों में बला की संजीदगी छाई हुई थी। वो इस वक़्त कैजुअल से हुलिये में ट्राउज़र शर्ट में मलबूस शख़्स किसी और ही दुनिया का लग रहा था। जी, क्या आप मुझे दारुल अमान छोड़ सकते हैं? वो लपचपाती नज़रें झुकाए ज़रा शर्मिंदगी से बोली थी। हाशिम ने ज़रा चौंक कर भरपूर नज़रों से इसका जायज़ा लिया था, जिसका क़यामत बरपा सरापा और तन पर मौजूद चुस्त लिबास किसी भी वश को बहका सकता था। "आपका कोई घर वग़ैरह नहीं है क्या?" इसे ये सवाल करते झिझक ने आन गहरा था। "नहीं," वो तल्ख़ लहज़े में बोली। "तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची?" हाशिम को शदीद हैरत हुई थी कि भला कोई लड़की इस तरह की बात कैसे कर सकती है। मैं इस वक़्त जिस जगह से आई हूँ ना, वो शहर के नेक शुरफ़ा का एक बदनाम इलाका है और वहाँ भी मैं अपनी फूटी किस्मत की वजह से पहुँच गई थी। मगर हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना। मेरा कोई घर नहीं है तो बेहतर है, मुझे यहाँ से जाने दें। वो ख़ासी दुखी लहज़े में गोया हुई थी। ओह! सो सैड बट डोंट वरी। आप अगर चाहें तो कुछ रोज़ यहाँ रह सकती हैं। ना जाने क्यों मगर वो अपनी आदत के बरखिलाफ़ ख़ासी अजीब बात कर गया था। जी नहीं, बहुत मेहरबानी मगर मैं किसी अजनबी के घर में कैसे रह सकती हूँ? तंज़ीन ने तेज़ी से बाहर जाने के लिए कदम उठाए। ओके फ़ाइन, तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वहाँ मेरी फ़ैमिली भी होती है, आप वहाँ आराम से रह सकती हैं। इसने इस जगह पर जाने के लिए बहुत में हिम्मत जुटाई थी, जहाँ वो देखना भी नहीं चाहता था। नहीं, ये आपका मसला नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। वो मिन्नतों पर उतर आई थी। और फिर यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? क्या इस बारे में कुछ सोचा है आपने? अगर आप एक बार फिर इन्हीं ज़मीर फ़रोश लोगों के हत्थे चढ़ गईं और इन लोगों ने आपका सौदा कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि किस्मत हर बार ही मेहरबान हो। वो ख़ासे खुश्क लहज़े में बोला। आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? वो ज़रा मुतनफ़्फ़र लहज़े में गोया हुई थी। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। मैं ये सिर्फ़ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। इसने साफ़गोई का मुज़ाहरा किया। लेकिन मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहती। वो अच्छे खासे मखमसे का शिकार थी। आपको किसने कहा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ? आप जब जॉब करें तो मेरे एहसान का बदला चुका दीजिएगा। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोला था। जॉब? मगर मैंने तो बस प्राइवेट इंटर ही किया है। मुझे कौन जॉब देगा? वो ज़रा शर्मिंदा हुई। भला इसे क्या ही जॉब मिलनी थी? ओह! तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। वो पुरसोच अंदाज़ में बोलता काउच पर बैठ गया था।
तो अब फिर वो परेशान नज़र आ रही थी। तो ये मैडम कि यहाँ से ज़रा मुसाफ़त पर मेरा घर है जो काफ़ी अरसे से बंद है, जिसकी देखभाल के लिए मुझे एक काबिल एतबार शख़्स की तलाश थी, जो वहाँ की हर चीज़ का ख़याल रखे, बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करे जैसे मैं करता हूँ। वो तंजीन से बात करता-करता उर्वा की याद में खो गया था। तो मैं वहाँ क्या करूँगी? इसे समझ ना आया था। तुम अपनी निगरानी में मुलाज़मीन पर नज़र रखना, हर चीज़ का ख़याल रखना जैसे कोई शख़्स अपने घर का करता है, बिल्कुल इसी तरह। वो तेज़ी से सर झटक गया था, मगर मैं वहाँ रह कैसे सकती हूँ? इसकी सुई वहीं अटकी थी। उफ़! लड़की तुम मेरे घर की देखभाल करना, मैं तुम्हें इस काम की सैलरी दूँगा। तो तुम मेरे पास आराम से अपने खर्चे पर रह सकती हो। तंजीन ना चाहते हुए भी इसकी बात पर खामोश हो गई। मगर इस वक़्त और सुबह अगर वो लोग आ गए तो? इसे एक नई परेशानी लाहक हुई थी। लड़की तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, साथ वाले कमरे में आराम से जाकर सो जाओ। हम सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल जाएँगे। वो बाहर निपटाता बालकनी में जाकर अपना साँप का मशवरा फरमाने लगा था, जो इसके आने से कब्ल कर रहा था। जबकि तनसीन मरे-मरे कदमों से दूसरे रूम में जाकर दरवाज़ा एहतियातन अंदर से लॉक कर गई थी। बालकनी में सिगरेट फूँकते हाशिम की सोचों का महवर एक बार फिर इसकी अज़ीज़ जान बीवी थी, जबकि बेड पर खामोश आँसू बहाती तंजीन और हाशिम हल्वी पर ये रात बहुत भारी गुज़र रही थी। एक ही फ्लैट में एक ही छत तले तंजीन और हाशिम पर गुजरती ये रात किसी कयामत से कम हरगिज़ नहीं थी। अगरचे हाशिम की आंखें रत जगह और कसरत से तंबाकू नोशी की चुगली खा रही थी, तो दूसरी जानिब रूम बालकनी में खड़ी तंजीन ने भी एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकी थी। सियाह रात को तुले आफताब की चमकीली रोशनी ने बेदारी से निगल लिया था। रूम में मौजूद सिंगल सीटर सोफे पर बिखरी सी हालत में बैठे हाशिम का गम एक बार फिर नए सिरे से ताज़ा हो गया था। गुजरे चंद रोज में पाकिस्तान में गुजरी हर शब पूर्वा की याद में तड़पते हुए गुजर गई थी। दूसरी जानिब तंजीन अपनी आइंदा जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने में कोशा थी। वो दोनों ही अपनी लायानी सोचों के महवर में इस कदर गर्क थे कि वक्त किसी तमगिरी का एहसास तक न हुआ, जो हर लम्हे तेज रफ्तारी से गुजरता चला जा रहा था। हाशिम की बेसाख्ता नज़र घड़ी की जानिब उठी तो वो ट्रांस में हड़बड़ा कर उठा, जहाँ सुइयों की रफ्तार की बाज़ गज़ मुसलसल जारी थी। घड़ी 10 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। उफ़ माय गॉड! इतना वक़्त गुज़र गया। वो तेज़ी से उठा था और जल्दी से वॉशरूम की जानिब भागा। कुछ ही लम्हों में फुली ड्रेस अप आईने में ऐन सामने खड़ा बाहर जाने को तैयार था। मिस वो नाम पुकारता एक लम्हे को खामोश हुआ। रात को नाम पूछना ही भूल गया था। तंजीन जो भवों से खड़ी थी, समातों से टकराती संजीदा आवाज़ में हड़बड़ाकर होश में आई और तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी। आप जाग गई? अभी वो कशमकश से 2-4 दरवाज़े को दस्तक देने की नीयत से कदम उठा ही रहा था कि इस वक़्त वो दरवाज़े से बाहर नमूदार हुई थी। जी, तंजीन रात वाले हुलिये में ही मौजूद थी। अब बस इसने रूम में मौजूद चादर से खुद को अच्छी तरह ढाँप लिया था। हाशिम ने चरचरी सी निगाह डालकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। मिस तंजीन, इसने जल्दी से स्केल में इज़ाफ़ा किया। जी मिस तंजीन, आप मेरे साथ आ जाएँ। वो सर हिलाता फ्लैट से बाहर निकल गया, जभी तंजीन ने भी तेज़ी से इसकी पैरवी की थी। बिलाल साहब, ये क्या बात हुई? तुमने सिर्फ़ एक रात की बात की थी। दूसरी जानिब मौजूद शख़्स चीख-पा हुआ था। ओ हीरो, बात सुन, मैंने तुझे लड़की के लिए की डबल कीमत दी थी, वो भी सिर्फ़ इस वज़ह से कि वो अनटच है। वो दुरुस्तगी से धाड़ा था। तो साहब जी, वो लड़की बहुत नायाब और कीमती चुड़िया है हमारे लिए। इसका हुस्न आप एक ही रात में देख चुके होंगे। वो ख़बासत से मुस्कुराया था। शट अप! मैं जल्दी इस लड़की को तुम्हारे मुँह पे मार दूँगा और फ़िक्र नहीं करो, इसकी ज़िंदगी भर का मुआवज़ा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा चुका हूँ, अब दोबारा कॉल ना करना मुझे, समझे? वो दुरुस्तगी से बोलता मोबाइल खट से बंद कर गया। भाई को भी अभी आना था। हाय! अब तो पता नहीं वो अनटच पीस मुझे कभी नसीब होगी या नहीं। वो तस्वीर में इस लड़की को सोचता सर के पीछे दोनों हाथ रखता हसरत भरे लहजे में बोला था, ना जाने भाई ने इस लड़की के साथ क्या किया होगा। वैसे तो वो एक शरीफ आदमी है, कहीं वो तवाइफ़ ने अपने हुस्न के जाल में ना फँसा ले। इसे एक नई फ़िक्र लाहक हुई, ये सालार सफदर भी अपने इस भगौड़ी बेटी के साथ कहीं मर गया। छोड़ूँगा तो मैं हरगिज़ भी नहीं सफदर, मेरा पैसा हराम का नहीं था जो तुझ जैसे अय्याश पे छोड़ दूँगा। इसकी उँगलियाँ अब एक नया नंबर डायल कर रही थी। हाशिम ने झटके से गाड़ी को एक आलीशान महल-नुमा घर के ऐन सामने लाकर रोकी थी। बैक सीट पर सिकुड़ी सिमटी बैठी तंजीम ने हैरानगी से सामने खड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग का जायज़ा लिया था। गार्ड्स के दरवाज़ा खोलते ही गाड़ी गोल क्यारी के गेट घूमती इमारत के ऐन सामने ठहरी थी, जबकि वो हैरान और परेशान सी बस इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। इस तरह के हवेली-नुमा घर तो इसने महज़ ड्रामा फ़िल्मों में ही देख रखे थे। तंज़ील मेरे साथ आ जाएँ, आपको शानदार मर्द नौकरियों की पूरी फ़ौज होने के बावजूद इसके लिए ज़ाती तौर पर बैकडोर खोलने खड़ा था। मिस तंज़ीम, वो जो अजीब मखमसे से 2-4 होंठ बगैर पल के झपके से घूर रही थी, चौंक कर होश में आई। जी, जी, क्या हुआ? वो गड़बड़ाई। तंज़ीम मेरे साथ आ जाएँ आप। वो तेज़ी से कार से बाहर निकली थी, जबकि वो इशारा करता जेबों में हाथ डालता था। खुद घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा था, छोटे-छोटे कदमों के संग इसकी पैरवी करती तंज़ीम हैरतज़दा आँखें महज़ इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने में महव थीं। इस घर की चमक भड़क और आइश तंज़ीम देख किसी जन्नत के हिस्से का गुमान सा था। संगमरमर से बना फर्श और गोल्डन थीम से सजी घर की एक-एक चीज़ ही अपनी किस्मत का
मुँह बोल दे सबूत की। मुलाज़मीन के मखसूस ड्रेस कोड में इधर-उधर भागते मुलाज़मीन वो लब चबा कर रह गई, जबकि वो मेन हाल के ऐन बस में एकदम ठहरा। क्लास में साथ चलती तंजीन अचानक किसी शय से ज़ोरदार तसादम होने पर खुद को सँभालती गड़बड़ा कर पीछे हुई। ओह! सॉरी। वो दोनों ही अपनी जगह बौखला है। हाशिम जो कुछ कहने की गर्ज से पलटा था, खुद के वजूद से टकराते तंजीन के महकते वजूद पर चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा कर रह गया। और वह के बाद शायद ये पहली लड़की थी जो एक ही रात में 2 बार इसके खासे नज़दीक आकर ठहरी थी। इट्स ओके। इसके आफ़त ज़दा चेहरा देख हाशिम ने पेशानी मसली। मिस तंजीन ये मेरा घर है। आज तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा थकी हुई होंगी। मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। यहाँ तमाम मुलाज़मीन मौजूद हैं। आपने महज़ इन पर नज़र रखनी है, मगर आपकी जॉब शुरू होगी कल से। आज आप फ़िलहाल आराम करें और हाँ, फ़िक्र ना कीजिएगा, कुछ ही देर में नाश्ता आपके रूम में पहुँच जाएगा। वो शख्स शायद सारी बातें एक ही साँस में करने का आदी था। तंजीन इन मेहरबानियों पर भला क्या एतराज़ करती? वो धीरे से सर हिलाती इसकी तमाम बातें सुन रही थी, जिसका चेहरा रात से कहीं ज़्यादा संजीदा और लहज़ा सफ़ाक हो गया था। उम्मीद है कि यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी और अगर कोई परेशानी पेश आ भी जाए तो इसे खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। हाशिम बात तंजीन से कर रहा था मगर इसकी नज़रें सामने जमी हुई थी। तंजीन तजस्सुस के हाथों मजबूर होती अभी पलटने ही लगी थी कि वो बोल उठा, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। वो गड़बड़ा कर इसके साथ हम कदम हुई थी। इसने हाशिम की हमराही में कमरे में कदम रखा तो आंखें हैरत के बाइस खुली की खुली रह गई थी। हर चीज़ इस कदर कीमती और नायाब थी कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ मिस तंजीन? आर यू ओके? इसने इसे मुँह खोले हवनक बना देख ताज्जुब से पूछा। जी, मैं वो दरअसल वो गड़बड़ा कर शर्मिंदा सी हो गई। कोई बात नहीं, आपका कमरा है, आपकी तमाम ज़रूरत का सामान कमरे में मौजूद है, मगर फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप नाइमा से कह सकती हैं। इसने नर्म लहज़े में कहा था। शुक्रिया। जी ठीक है, शुक्रिया। इसने सर झुकाकर बहुत धीरे से कहा था, जबकि हाशिम इस पर एक निगाह डाल कर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल आया था। पता नहीं ज़िंदगी आखिर मुझसे चाहती क्या है? तंज़ीन ने वॉशरूम में घुसकर सबसे पहला काम वो बेहुदा लिबास तब्दील करने का किया था, जो इसके जिस्म से चिपका जा रहा था। बाबा भी पता नहीं कहाँ होंगे, वो लब दबाए इसी बाबत सोच रही थी। काश के बाबा जुआ खेलने की लत ना होती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। वो आँखों में बेशुमार आँसू लिए शिद्दतों से रोती थी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बाबा। वो मुसलसल ख़यालों में बाप से शिकवा के ना थी। और यूँ ही कब इसकी आँख लग गई थी इसे इल्म ही ना हो सका था। हाशिम अपने और उर्वा के कमरे में आया तो सबसे पहले निगाह इस लार्ज साइज़ फ़ोटो फ्रेम से जा टकराई थी जो इसकी और उर्वा की शादी की तस्वीर थी, जहाँ वो हाशिम के बराबर में खड़ी इसकी किसी बात पर शर्माई-शर्माई सी मुस्कुरा रही थी। तुमने जाने में बहुत जल्दी कर दी यार, अभी तो हमने एक साथ अच्छा वक़्त देखना था। कदम-कदम चलता वो नज़दीक आया था, निगाहों के सामने वर्ल्ड टूर पर उर्वा के साथ गुज़ारे वो खूबसूरत मनाज़िर घूम गए थे। वापस आ जाओ उर्वा, तुम्हारे बगैर मुझे अपना आप अधूरा-सा लगता है। वो इससे ख़यालों में मुख़ातिब होता, आँखों में दराई नमी पोंछता बेड पर चित लेट गया था। ये मंज़र एल्बी हाउस के मास्टर बेडरूम का था, जहाँ हाशिम के वालिद सुफ़ियान साहब लाग़र सी हालत में बेड पर पड़े थे, जबकि इनकी बीवी इनको दवा खिला रही थी। आधा-धड़ा अपाहिज होने के बाइस वो अपना कोई भी काम खुद से करने से कासिर थे। शाइस्ता, इन्होंने बामुश्किल अपना जुमला मुकम्मल किया। हाशिम, इनके लबों पर हरदम बस एक ही नाम रहता था। शाइस्ता ने अपने आँसू पोंछे थे, बिलाल बता रहा था हाशिम वापस आ गया है, मगर अपने और उर्वा के घर पर है। इन्होंने इत्तला दी तो सुफियान साहब की आंखों से आंसू निकल आए। इससे कहो मुझे माफ़, इनके लफ्ज़ मुकम्मल नहीं हो सके थे। खामोश हो जाएं सुफियान साहब, जब इसका दिल होगा वो आपको माफ़ कर देगा। शाइस्ता ने इन्हें बाज़ रखा, जबकि वो मुसलसल कू-कू की आवाज़ें निकालते पछतावे की आग में आंसू बहा रहे थे। सुन, तेरी बेटी का पता चल गया है। बिलाल ने तंजीन के बाप को कॉल मिलाई। क्या? मेरा मतलब कहाँ है वो? इसने छूटते ही सवाल दागा। मेरे भाई के घर में है तेरी बेटी। वैसे बड़ी कोई चीज़ है भाई, कितनों को अपने पीछे पागल बनाया हुआ है। इसने जब इस लड़की का मालूम कराया तो पता चला कि तंजीन वही लड़की थी जिसकी इसे तलाश थी। तो साहब अब तो आपने मेरा कर्जा माफ़ कर दिया ना? यहाँ सफ़ाकियत की इंतहा हुई थी। वैसे कितना बेगैरत बाप है तू। वह इंते तंज़िया वो इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराया। बजाय इसके कि अपनी बेटी की खैरियत पूछता है, उल्टा अपने मतलब की बात कर रहा है। इस बार सफदर सटपटाया। खैरियत कैसी साहब? तुम्हारे भाई के पास है तो महफूज़ ही होगी ना? इसने खुशामदी लहज़ा अपनाया था तो अपनी खैर मना, क्योंकि मुझे अपना पैसा हर हाल में वापस चाहिए। बिलाल ने दुरुस्तगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया था। तंज़ीम सुबह होते ही कमरे से बाहर निकल आई थी, क्योंकि हाशिम ने कहा था कि कल इसे इसकी ड्यूटी स्टार्ट होनी थी। वैसे ही वो मज़ीद किसी किस्म की गफ़लत नहीं बरत सकती थी। गुड मॉर्निंग मैडम, ये तमाम सर्वेंट्स की हेड नाइमा थी, जिसकी
सुपरविज़न में सब अलिफ रहते थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपके सर घर ही हैं? इसने ज़रा झिझक कर पूछा था। जी, अभी तो घर ही हैं। आप बताएँ नाश्ते में क्या लेंगी? इसने सवाल किया। मैं खुद इसकी ज़रूरत नहीं है मैडम, रात के कुक आपसे अपनी ड्यूटी पर आ चुका है, इन्होंने बाखबर किया। अच्छा, वो मज़ीद क्या कहती? इसीलिए खामोशी इख्तियार करती लपचपाती नायमरा की हमराही में नाश्ते की मेज़ पर जा बैठी और तफसीली निगाह से इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया था। ये घर किसी शाही हवेली जैसा था, जहाँ मुलाज़िमों की फ़ौज मौजूद थी, जबकि हर चीज़ कीमती, साफ़-सुथरी और बेशकीमती थी। मैडम, आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी? वो अपनी सोचों में गुम थी, जबकि कुछ ही सेकंड में मुलाज़िमा इसके आगे खानों का अंबार चुन चुकी थी। मैं, ये इतना सब मेरे लिए है? इसकी तो आँखें बाहर आने को थी। जी, आप अपनी पसंद का जो चाहे ले सकती हैं। वो अब ज़रा पीछे को खड़ी हो गई थी, जबकि तंजीन तज़ब्बस का शिकार फ्रूट, जूस और दीगर अशिया देख कन्फ्यूज़ हो गई थी। इसे महज़ सुबह में चाय-पापा खाकर गुज़ारा करने की आदत थी। उफ़ तंजीन, जल्दी से कुछ ले ले, वरना ये तेरे बारे में क्या सोचेगी? इसने अपने सर पर जमा खड़ा देख वो पहले ही बौखलाई हुई थी और अब जल्दी से हाथ बढ़ाकर ब्रेड पर मक्खन लगाती वो कनखियों से अब इसे ही देख रही थी, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी दीवार पर नज़रें जमाए हुए थी। हाशिम फ्लैट से नीचे आया तो तंजीम को नाश्ते में मसरूफ देख वो अपने कदम रोकते उल्टे कदमों घर से बाहर निकल आया था। वो तंजीम को साथ ले तो आया था, मगर इसे अपने साथ रखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने और उर्वा के घर में किसी तीसरे की किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करता था और उर्वा भी अपने घर में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो कार पोर्च में आया तो ड्राइवर ने इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। वो बैक सीट पर बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कब्रिस्तान ले चलो। गुज़रे 3 दिनों में कब्रिस्तान का तीसरा चक्कर था। वो चाहकर भी उर्वा को अपनी आदत से नहीं निकाल पाता था और ना ही वो निकालना चाहता था। उर्वा, मेरी जान, कैसी हो? वो मर्दाना वजाहत और शुजाअत का शाहकार हसीन तरीन मर्द अपने कीमती लिबास की परवाह किए बगैर कब्रिस्तान की खामोशी में एक खामोश कब्र के सामने घुटनों के बल महज़ गुफ्तगू था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारी नाराज़गी जायज़ भी है। मैं इतने साल तुमसे दूर रहा, तुम्हारी कब्र पर फातिहा ख़्वानी को नहीं आ सका, मगर क्या करूँ, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। बच्चे के से अंदाज़ में बोलते इसने अपने तन पर पहना कोट उतार कर संगमरमर से बनी कब्र की सफाई शुरू कर दी थी। देखो, ये हवा भी ना, इसे पता भी नहीं है कि तुम्हें डस्ट एलर्जी है। तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम्हें गंदगी से भी तो कितनी चिढ़ है ना। वो मिट्टी का एक-एक ज़र्रा अपने कोट से साफ करता ताज्जुबी लहजे में बोलता हुआ हवा को दोष दे रहा था, जो एकदम चलती थी और सारी मिट्टी कब्र पर बैठती निकल जाती थी। लेकिन तुम फ़िक्र ना करना मेरी जान, अब मैं आ गया हूँ ना, अब यहाँ की सफाई की ज़िम्मेदारी मेरी है, अब तुम्हें बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके इशारे पर ड्राइवर ने गुलाब की पत्तियों की थैली इसके आगे बढ़ाई थी और इसने इसकी कमर पर तमाम पत्तियाँ डालते अपनी आँखें पोंछी थी। अलविदा मेरी मताए हयात, मैं कल फिर आऊँगा, वो दुखी दिल से कहता कब्रिस्तान की खामोशी से परेशान वहाँ से निकल आया था, जबकि उर्वा की कब्र जो सालों से लावारिसों की मानी थी, आज रोशन सी हो गई थी, क्योंकि अब इसका भी कोई वारिस था, जो मुलाकात की गर्ज से वहाँ आता था। तंजीन को अब घर देखने का इश्तियाक जाग उठा था। बस इसी गर्ज से वो धीरे से उठती अब आहिस्ता-आहिस्ता घर का चप्पा-चप्पा देख रही थी, जो इंतहा का खूबसूरत था। काश कि मैं भी किसी ऐसे ही घर में पैदा होती। वो लड़की किस कदर खुशकिस्मत होगी ना, जिसकी शादी हाशिम साहब से होगी। वो अपनी ही सोचों के महवर में गौताज़न ना जाने कब और किस ख़्याल के तहत हाशिम के कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो चुकी थी। सामने तस्वीर में हाशिम के साथ खड़ी किसी लड़की को देख इसे हैरत सी हुई थी। क्या मतलब? क्या हाशिम साहब शादीशुदा हैं? ये एकदम अजीब-सी कैफ़ियत हो गई थी, जिन्हें वो कोई नाम देने से कासिर थी। ख़ैर मुझे क्या? उफ़! मैं कैसे बगैर इजाज़त इनके कमरे में आ गई हूँ? वो सोचती यकदम पलटने को थी, जभी कोई दरवाज़ा खोलता रूम में एंटर हुआ था और तंजीन ने खौफ से 2 कदम पीछे लिए थे। इसी बाइस दीवार पर लगी उर्वा की अनगिनत तस्वीर में से एक तस्वीर ज़मीन बोस हुई थी। तुम तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इसने सवालिया पूछते नज़र पीछे डाली, जहाँ उर्वा की तस्वीर के फ्रेम का शीशा किच-किच हुआ पड़ा था। वो सॉरी, ये पता नहीं कैसे वो एकदम बौखला गई। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बगैर इजाज़त दाखिल होने की? तुमने मेरी बीवी की, मेरी उर्वा की चीज़ों का हाथ लगाया, मेरी उर्वा की इजाज़त के बगैर। वो जो पहले ही गम में डूबा हुआ था, तंज़ीम की इस हरकत ने जलते पर नमक का काम किया था। वो एकदम ही आपे से बाहर हुआ था। सो सॉरी, गलती से। शट अप! इसे चुप्पी सी लगी थी। गेट आउट फ्रॉम माय होम, आई सेड गेट आउट। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। वो इस कदर शिद्दत से रहा था कि तंजीम एक भी लम्हे की ताख़ीर किए बगैर कमरे से भागी थी और भागते कदमों से सीधी कारपोश में आती सदर दरवाज़े के पास आकर ठहरी थी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? तंजीम को रोता देख गार्ड ने इस्तफ़सार किया। दरवाज़ा खोलें, मुझे यहाँ से जाना है। इसने रुंधे लहजे में इल्तिजा की। आई एम सॉरी मैडम, मगर हमें सर की तरफ से ऑर्डर्स नहीं हैं। या आपके सर का ही ऑर्डर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे भाई।
इसने रहते हुए इल्तिजा की, जब गार्ड्स ने एक दूसरे की जानिब देखते दरवाज़ा खोल दिया था। क्योंकि अगर हाशिम ने रोकना होता तो वो इसके पीछे ज़रूर आता, और जब वो लड़की कह रही थी तो सच ही कह रही थी। दरवाज़ा खोलते ही वो चील की सी तेज़ी से भागी थी, जबकि गार्ड्स ने एक नज़र देख सिक्योरिटी रीज़न के बायस तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया था। सुबह का वक़्त था, पोश इलाका जहाँ कोई कत्ल भी हो जाए तो किसी दूसरे को खबर तक नहीं हो। जबकि तंजीन बुरी तरह रोती हुई, भागती हुई 2 गलियाँ पार कर चुकी थी। वो एक गली से निकलती अब दूसरी अनजान गली में जा रही थी, जिसके दरमियान में एक और गली मौजूद थी। वो रोती हुई भागी चली जा रही थी, जब ये दोनों गलियों के दरमियान वाली गली में सामने से आती गाड़ी से जा टकराई थी और एक लम्हे में ज़मीन बोस हुई थी। बिलाल, जो हाशिम से मिलने के इरादे से हाशिम पैलेस आया था, अपनी गाड़ी के सामने किसी लड़की को बेहोश देख हड़बड़ा कर रह गया। वो तेज़ी से बाहर आया। "ए लड़की, उठो, मर गई हो क्या?" इसने सवालिया अंदाज़ में पूछा था, जबकि इसे सीधा करते ही वो हैरत ज़दा हुआ और फिर खबासत से मुस्कुराया। "लगता है किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। मतलब ये लड़की हर जगह से घूम फिर कर मेरे पास ही आ जाती है। पहले कोटे वाली लड़की और अब कार से टकराने वाली लड़की भी तंजीन ही थी। तुम्हारी बर्बादी मेरे ही हाथों लिखी है जानेमन।" वो कमीनगी से मुस्कुराता तेजी से तंजीन को गोद में उठाकर गाड़ी में डालता गाड़ी जन से भगा ले गया था। हाशिम ने दुख से आगे बढ़कर उर्वा की तस्वीर का फ्रेम उठाया था। कांच की केचियां समेटता वो आज फिर इसी अजियत और तकलीफ से गुजर रहा था। आज से कई साल कब्ल आज से कई साल कब्ल गुजरा था। न जाने क्यों नए लोग हमारी ज़िंदगी में आकर सिर्फ़ तुम्हारे और मेरे लिए अज़ियत का बायस बनते हैं। वो शदीद दुःख से दो-चार था। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती थी। इसने दुःख का इज़हार किया था। मुझे माफ़ कर दो उर्वा। वो वहीं ज़मीन पर बैठता, टूटे फ्रेम पर अपने लब रखता, शिद्दत से रो पड़ा था। कोई भी शख्स होता तो इस जवान साल मर्द को यूँ रोता देख खुद भी तड़प उठता। सुबह से कमरे में बंद अपनी मोहब्बत का शौक मनाता, वो शाम में कमरे से बाहर निकला था और कमरे से बाहर आकर इसे एहसास हुआ कि वो तंजीम की एक छोटी सी गलती पर इसे कितनी बुरी तरह से झिड़क चुका था। गलती इसकी भी थी, जब उर्वा अपनी चीज़ों को लेकर हद से ज़्यादा टची थी, तो फिर इसे इस कमरे की लाज़मी मुफ़स्सिल करना चाहिए था। नाइमा, इसने नाइमा को आवाज़ दी। यस सर, वो बोतल के जिन की मानिंद नाज़िल हुई थी। मिस तंजीम को बुला कर लाएँ। वो थके हुए लहजे में बोलता लाउंज के सोफे पर बैठ गया। सर, गार्ड्स बता रहे थे कि वो तो सुबह ही चली गई थी, जब आपने इन्हें जाने के लिए कहा था। नासमझी से देखती नायमा ने इसके सर पर धमाका ही तो किया था। व्हाट, क्या बकवास कह रही हैं? मैंने कब कहा? हाशिम का दिमाग भग से उड़ा था। सर, वो मैडम कह रही थी कि इसने बात बनाई। हाशिम ने परेशानी से पेशानी मसली थी। जस्ट शट अप! वो इस कदर तेज आवाज में दहाड़ा था कि नाइमा खौफ से उछल पड़ी थी। इसने जिंदगी में पहली बार हाशिम की इस कदर बुलंद आवाज सुनी थी। तंजीन कहाँ है? इसने दुरुस्त लहजे में गार्ड से इस्तफसार किया था। सर, वो मुनमुनाए, जब मैंने मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा, तो तंजीन यहाँ से कैसे गायब हुई? इसका बस नहीं चल रहा था कि वो गार्ड्स का दिमाग सेट कर देता। रह रह कर खुद परताव आ रहा था कि आखिर इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इस मासूम सिर्फ लड़की से इस टून में बात करने की, कि आखिर इसने इसका बिगाड़ा ही क्या था। सर, इन्होंने कहा कि आपने इन्हें यहाँ से चले जाने का हुक्म सुनाया है। वो डरते-डरते लहजे में बोला था। आई एम सॉरी सर। वो सर झुका गए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा कर लाओ, इसने तेज लहजे में कहा था। जी, जी सर। वो तेज कदमों से भागा था। ओह शिट! तंजीन को रोता हुआ भागता देख इसे एक बार फिर नदामत ने आ घेरा था। उफ़! ये मुझसे क्या हो गया? हाशिम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बिलाल, मगर इसे क्या मालूम? वो तो ये समझ रहा है कि तंजीन मेरे पास है। बालों में हाथ घुमाता वो इस वक्त शदीद किस्म की कशमकश से दो चार था। तंजीन की आंख खुली तो खुद को नरम बिस्तर पर मौजूद पाया। ये मैं कहाँ हूँ? भारी होते सर के साथ खड़े होने की कोशिश में महसूस के पाँवों पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था। हेलो बेबी। सामने से नमूदार होते बिलाल के चेहरे को देख तंजीन ने खौफ से इसकी जानिब देखा था। कैसी हो जानम? तंजीन ने खौफ से इर्द-गिर्द पे निगाह डाली। मैं मेरे नज़दीक नहीं आना। वो बोलती हुई खौफ से पीछे को खिसकने लगी थी, मगर पाँव में चोट लगी होने के बायस इसने अपने रब को पुकारा था। उफ़!
بہت نچایا ہے تم نے اپنے پیچھے، وہ خباثت سے بولتا نزدیک جانے لگا تھا۔ تنظیم نے درد کو نظر انداز کر جلدی سے کھڑا ہونا چاہا تھا، مگر اس سے قبل ہی وہ اس پر جھپٹا مار چکا تھا۔ پلیز نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تنظیم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، مگر مقابل پر تو گویا حیوانیت سوار تھی۔ چھوڑو، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر دوسری جانب بلال اپنی ہی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخوں سے فارم ہاؤس گونج اٹھا تھا، مگر بلال کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ چھوڑو مجھے، تنظیم جو مسلسل ارد گرد میں ہاتھ چلا کر کچھ تلاش کر رہی تھی کہ جبھی اس کے ہاتھ لیمپ پر آیا اور اس نے پوری قوت سے کھینچتے بلال کے سر پر دے مارا تھا۔ اف کتے کی! سر سے بہتا خون پر وہ 2 لمحوں کے لیے پیچھے ہوا تھا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ تنظیم نے پوری جان لگا کر اسے پیچھے دھکیلتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، مگر وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکی تھی۔ وہ دھڑام سے کمرے کی دہلیز پر ہی گر گئی تھی اور بلال اپنے حواسوں پر قابو کیے اسے پیچھے بڑھا تھا۔ تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، استعداد پیسے تھے وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا جبھی وہاں پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ اوئے رک جا! پولیس نے آگے بڑھ کر اسے حراست میں لیا تھا، جبکہ تنظیم نے خوف سے پولیس کو دیکھا تھا، مگر سدا شکر تھا کہ اس کی عزت بچ گئی تھی۔ اٹھاؤ اس لڑکی کو! لیڈیز پولیس نے آگے بڑھ کر تنظیم کو اٹھایا تھا، جس کی ابتر حالت اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا چیخ چیخ کر پتا دے رہی تھی۔ میڈم، میں بے قصور ہوں، اس نے جلدی اپنی صفائی دینی چاہیے۔ یہ بات اب پولیس اسٹیشن میں چل کر کرنا۔ ڈالو ان دونوں کو گاڑی میں۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ فارم ہاؤس غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بلال کے دوست کا فارم ہاؤس تھا جو وہ اسی کام کے لیے یوز کرتے تھے، مگر شاید آج قسمت بری تھی یا پھر تنظیم کی قسمت مہربان تھی جو اللہ نے آج تیسری بار اس کی عزت محفوظ رکھی تھی۔ ہیلو، واٹ؟ ہاشم جو مسلسل تنظیم کو تلاش کر رہا تھا کہ تھانے سے موصول ہوتی کال اور بات پر غصے سے بے جتاب کھاتا رہ گیا تھا۔ اس لڑکے کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ بلال کی کال ہسٹری میں برو کے نام سے آخری نمبر ہاشم کا ہی تھا، جس نے اس کی بات شام میں ہوئی تھی۔ ہیلو، ہاشم بات کر رہا ہوں۔ اس بار اس نے اپنے چچا پلس سسر کو کال ملائی تھی۔ عروہ کی موت کے بعد سے اس نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آپ سے اگر اپنا بیٹا سنبھالا نہیں جا رہا تو کسی کھوٹے سے باندھ کر رکھیں۔ یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دہاڑ پر دوسری جانب موجود فیاض الوی دہل کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ موبائل جیب میں ڈالتا گارڈز کی ہمراہی میں پولیس اسٹیشن کی جانب جانے کے لیے نکلا تھا۔ کون ہو لڑکی تم؟ اپنے ماں باپ کا نمبر بتاؤ، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ تم اپنے عاشقوں کی محبت میں جب گھر سے بھاگ کر آتی ہو تو کیا گل کھلاتی ہو۔ ایس ایچ او کی بات پر تنظیم نے بامشکل اپنی سسکیاں روکی تھی۔ لاوارث ہوں میں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جو مرضی چاہے کریں، وہ کوڑے دل سے بولتی ہی اپنے چہرے پر بامشکل دوپٹہ جما سکی تھی، جو چلتے وقت بہت منتوں پر لیڈیز کانسٹیبل نے اسے لینے دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، لے کر جاؤ اس کو بھی اور صحیح کی مرمت کرو۔ وہ خوف زدہ ہوئی جبھی وہاں ہاشم آیا تھا۔ آئیے ہاشم صاحب کو چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ماضی میں ان کا بہت لنک رہا تھا۔ بلال الوی کہاں ہے؟ تنظیم نے شناسا آواز پر نظریں اٹھائیں اور پھر حیرانگی کے عالم میں دیکھتے فوری جھکا بھی لی تھی، ساتھ ہی رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا بھائی فارم ہاؤس پر اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرتا پایا گیا ہے۔ ہاشم نے ذرا سی نگاہ پھیر کر رخ پھیر کر بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کے تن پر موجود لباس کو دیکھ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا کہ وہ تنظیم ہی تھی۔ تنظیم، یہ آپ ہی ہیں نا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں صبح سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ اسے بات سمجھ آئی تو وہ حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں تنظیم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ ہاشم صاحب، آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی، اور اب یہ میرے ساتھ ہی جائیں گی، مگر نو اگر مگر چلیں تنظیم اور وہ بلال کا معاملہ میں صبح آ کر نپٹاؤں گا۔ فی الحال اسے حوالات میں بند رکھیں اور ان کے والد صاحب آئیں یا کوئی بھی، بلال کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ تنظیم کے پاؤں پر نظر پڑی جو لنگڑاتے ہوئے بامشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے سر، وہ سخت لہجے میں بولتا پتھر ہوئی کھڑی تنظیم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سہارے گاڑی تک لایا تھا، ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا گاڑی جان سے بھگا لے گیا۔ اس نے تنظیم سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، جبکہ وہ روتی سسکیاں بھرتی پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ مس نائمہ، مس تنزین آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے آپ نے۔
हाशिम ने नोटिस किया था कि वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी निगाहें झुकाए हुए थी। ओके सर, आ जाए मैडम। तंजीन ने खामोशी से कदम आगे बढ़ा लिए थे, जबकि हाशिम का दिमाग मुख्तलिफ सोचों में डूबा हुआ था। हाशिम अपने रूम में जाकर बंद हो गया था। बिलाल का मामला अब वो सिवा निपटाने का इरादा रखता था। अस्सलाम वालेकुम। सुबह होते ही हाशिम नाश्ते की मेज़ पर तंजीन के साथ मौजूद था। तंजीन ने इसे देखते ही सलाम किया था, जो अखबार में सर दिए बैठा था। वालेकुम अस्सलाम। बैठे मिस तंजीन। वो खामोशी से बैठ गई थी। कल मैं गुस्से में था। मुझे और मेरी बीवी को पसंद नहीं है कि कोई भी हमारी चीज़ों को बगैर इजाज़त हाथ लगाए। इसने तहमीद बांधी। सॉरी, वो मैं। आपको माज़रत करने की ज़रूरत नहीं है। गलती हम दोनों की थी और मैं बिलाल की वजह से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार आप हाशिम ने खफ़्फ़त ज़दा लहज़े में कहा था। आप क्यों माज़रत कह रहे हैं सर? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बल्कि आपका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। इस बार वो कर्ज़-ज़दा लहज़े में बोली थी। हाशिम ने ताज्जुब से इसके चेहरे पर छाई तल्ख़ी देखी थी। क्या आप मुझे शुरू से बता सकती हैं कि आप आख़िर यूँ सड़कों की ख़ाक क्यों छान रही हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? नाश्ता रखे-रखे ठंडा हो गया था, जबकि तंजीन अब ट्रांस में खुद पर बीती रुदात सुनाने लगी थी। कैसे इसका जुआरी बाप इस जुए में हार गया था और फिर बिलाल से टकराव और हाशिम तक रसाई और सब। आई कांट बिलीव दिस। थैंक्स टू अल्लाह कि इसने हमेशा आपकी इज़्ज़त महफूज़ रखी। वो ये नहीं बता सका था कि कोठे पर सीढ़ी खरीदने वाला इसका बख्त भाई प्लस साला ही था। हाशिम। बिलाल कुछ देर कब्ल ही हाशिम की ज़मानत के बाद घर पहुंचा था, जबकि अलवी मेंशन में नमूदार होते हाशिम के चेहरे को देख सबके ही चेहरे खिल से गए थे। कहाँ है आपका बगैरत बेटा? इसके पीछे कोई लड़की भी थी। बेटा, हमसे तो मिल तो लो। ये उर्वा की अम्मा थी। प्लीज़ आंटी, मेरा आपसे या फिर इस घर से हर रिश्ता उर्वा की मौत के साथ ही खत्म हो गया। मैं यहाँ सिर्फ आपके बगैरत बेटे की करतूत पर रोशनी डालने आया हूँ। सबको जैसे चुप्पी सी लग गई थी, जबकि ज़ख्मी चेहरा लिए बैठे बिलाल को देख तंजीम खौफ से हाशिम के पीछे जा चुकी थी। इस लड़की को देख रही हैं आप? आपके बेटे ने इस मासूम की जान अज़ाब कर रखी है। पहले इसके बाप से कर्ज़ के एवज़ इसे खरीद लिया। ये वहाँ से जान बचाकर भागी तो कोठों के लोगों के हाथों चढ़ गई। वहाँ आपके बेटे ने इसकी कीमत लगाई, फिर ये यहाँ भी सुकून से नहीं बैठा। परसों रात पर मेरे फ्लैट पर रही। सुबह होते ही ये एक बार फिर इन्हें अपने फार्म हाउस ले गया, जहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। हाशिम ने दुरुस्तगी से कहते बिलाल को घूरा, जो तेज निगाहों से तंजीम को घूर रहा था। बेटा, ये तो है ही बदबख्त, हम इस बच्ची को पैसे दे देते हैं। चच्ची ने अपने लाडले का दिफा किया था। चच्ची प्लीज हर वक्त इसकी साइड ना लिया करें और ना ही इसकी करतूतों पर पर्दा डाला करें। वो दर वो दुरुस्तगी से चिंगाड़ा था। मेरे करतूत तो आपने बता दिए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपने किस हक से परसों की सारी रात एक दुल्हन बनी लड़की के साथ फ्लैट पर अकेले गुजारी और फिर अपने घर में 2 रातों से? हमें क्या मालूम आप इस लड़की की मासूमियत का कितनी बार फ़ायदा उठा चुके हैं। वह नागवारी से बोला। तंजीन की आंखों में आंसू आ गए थे। शट अप! खबरदार, जो तुमने कोई भी बकवास की जान से मार डालूंगा। हाशिम यकदम इसकी जाने पड़ने लगा। तंजीन ने जहाँ जाने किस एहसास के तहत इसकी कमीज पकड़ ली थी। प्लीज, मेरी वजह से आप अपने भाई से लड़ाई ना करें। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, आप प्लीज लड़ाई ना करें। वो कपकपाते लहजे में बामुश्किल बोल पाई थी। देख ले मम्मा, आपका दामाद बस ऐसे ही आपकी बेटी से मोहब्बत का दम भरता था और अब देखें एक लड़की की खातिर अपने भाई पर हाथ उठा रहा है। भाई नहीं, बगैरत भाई। और क्या कहा तुमने? पराई लड़की? वो गुस्से से बोलता जेब से मोबाइल निकालने लगा। तुम्हारा निकाह होगा इस लड़की के साथ अभी और इसी वक्त। निकाह खां को बुलाकर वो दुरुस्तगी से बोला। तंजीन ने खौफ से इसकी जानिब देखा था। ये आप प्लीज नहीं। लड़की इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अब इसकी सजा यही है कि तुम इसकी बीवी बनकर सारी जिंदगी इस घर में रहो। हाशिम ने अपने तईन बहुत मुस्बत फैसला किया था। आपको अल्लाह का वास्ता है ये जुल्म ना करें मुझ पर। आप मुझे किसी ईदी सेंटर या कहीं भी छोड़ दें, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। मगर अल्लाह का वास्ता है ज़ुल्म ना करें मुझ पर। वो एकदम रोती हुई हाशिम के पाँवों में गिर पड़ी थी। एक लम्हे के लिए वो सन्नाटे में आ गया था, जो इसके आगे हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रही थी। तंजीम, उठें प्लीज़। इसने एक हाथ पकड़कर इसे अपने मुकाबिल किया था। चच्ची को अपने दामाद का यूं इस लड़की को छूना नागवार गुजरा था।
मैं जानती हूँ, किसी भी लड़की को अपने घर में जगह देना आसान बात नहीं है, मगर प्लीज़ मुझ पर ये ज़ुल्म ना करें। आप मुझे भले सारी ज़िंदगी अपने घर में नौकर बना कर रख लें, मैं उफ़ भी नहीं करूँगी। वो हद से ज़्यादा मायूस-कुन लहजे में बोली थी। किसका निकाह पढ़ाना है भई? मौलवी साहब की आवाज़ पर तंजीन ने खौफ से हाशिम की जानिब देखा था। किसी मेरा और तंजीन सफदर का। वो इस कदर अचानक से बोला था कि तंजीन के साथ-साथ सब सकते में आ गए थे। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम मेरी बेटी की जगह किसी दूसरी लड़की को नहीं दे सकते। आपने मेरी बीवी की जगह रहने ही कब दी? जाकर मेरी माँ को बुला कर ले आएँ। वो खुश्क लहजे में बोला था। मुझसे निकाह पर तो कोई एतराज़ नहीं है ना आपको? वो सवालिया लहजे में बोला तो तंजीन ने तशक्कुर भरी नज़रों से देख नफ़ी में सर हिलाया था। भला इस कदर मज़बूत साहिबान से इनकारी होकर वो नाशुक्री नहीं कर सकती थी। तंजीन सफदर वल सफदर हुसैन, आपका निकाह हाशिम सुफियान अलवी के साथ बाएवज 10 ताक हक महर सिक्का राजुल वक्त दो गवाहान की मौजूदगी में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तंजीन ने बगैर किसी तगोदो के कबूल है कहा था, जबकि हाशिम की निगाहों के सामने उर्वा का मुस्कुराता चेहरा घूम गया था। बामुश्किल यादों से पीछा छुड़ाते इसने ये निकाह कबूल किया था। कुछ ही देर में निकाह के तमाम मराहिल तय पा गए थे। तंजीन सर झुकाए बैठी आंसू बहाने में मसरूफ थी। ये मेरी बीवी है तंजीन हाशिम अलवी। खबरदार जब किसी ने इसके किरदार पर कोई बात की तो इसने बिलाल के मुकाबिलाते दुरुस्त लहजे में बात रखा था। चले मिसेस, वो जानबूझकर सबको बावर कराता, लगराती हुई तंजीन को गोद में उठाता, तंजीन को सटपटाने पर मजबूर कर गया था। हाशिम की माँ ने हसरत से बेटे को देखा था, जिसने एक बार भी इनकी जानिब देखना गवारा नहीं किया था। कहाँ जा रही हैं आप? वो एक बार फिर घर में गोद में उठाकर लाता इसे हफ्फत सा कर गया था, जबकि तंजीन जो अब लंगड़ा कर अपने कमरे की जानिब जा रही थी, इसकी आवाज़ पर ठहरी थी। वो रूम में आपका रूम वो नहीं, ये है। इसने अपने कमरे की जानिब इशारा किया। मगर ये तो आपका और आपकी वाइफ़ का कमरा है ना? मेरी वाइफ़ का कमरा था, अब से ये आपका और मेरा कमरा है। वो इसका हाथ पकड़कर अपने और उर्वा के रूम में चला आया था। जबकि वो तो हैरान और परेशान सी हाशिम का रवैया देख रही थी, जो इसे रूम में छोड़कर खुद ना जाने कहाँ निकल गया था। और वो सारी रात इसकी मुंतज़िर रही थी, मगर इसका इंतज़ार ही रह गया था। वक़्त पर लगा कर उड़ गया था हाशिम, जो इसे रूम में छोड़कर गया था। आज 2 माह होने को आए थे, वो पलट कर वापस नहीं आया था। अलबत्ता वो मुलाज़मीन से इसकी खैर-खबर ले लिया करता था। तंज़ीन इस रात के बाद से वापस इसी रूम में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ इसने पहले 2 रातें गुज़ारी थी। जो भी था, मगर ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही थी। इसे एक मज़बूत साहिबान और रहने को इज़्ज़त की छत चाहिए थी, जो हाशिम की बदौलत मैसर आ गई थी। इसके लिए ये एहसान ही बहुत था। अब हाशिम अपनी पहली बीवी के पास रहता या नहीं, इसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बिलाल, कहाँ जा रहे हो बेटा? ये बिलाल की वालदा थी। भाई से मिलने जा रहा हूँ। वो मसरूफ़ से अंदाज़ में बोला था। क्यों? इसके माथे पर बाल नमूदार हुए थे। भाई से अपने किए की माफ़ी माँगने। अच्छा, जाओ फिर। वो सिर हिलाती वहाँ से हट गई थी। मिस नाइमा, भाई कहाँ हैं? वो सवालिया लहजे में बोला था। सर तो घर पर नहीं है, इसने आहिस्ता से लहजे में कहा था। और मेरी प्यारी भाभी जान, इसने इर्द-गिर्द में निगाहें चलाई थी। वो तो यही है सर। वो अभी बोल ही रही थी कि वहाँ तंजीम चली आई थी, जो शायद हाशिम की वापसी समझ रही थी। वहाँ बिलाल को देख ठहरी। कौन आया है? बिलाल के चेहरे पर निगाह पड़ते ही इसकी आवाज़ हलक में अटक गई थी। कैसी हैं प्यारी भाभी जान? वो खबासत से बोलता नज़दीक आया था। तुम? जाओ यहाँ से। हाशिम को खबर लगी तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वो ज़रा मज़बूत लहजे में बोली थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की मानिंद काँप रहा था। हा हा हा, भाई तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गए और अपनी औकात देख लो कि तुम इस वक्त नौकरों के सहारे हो। वो कमीनगी से मुस्कुराया। तंजीन ने खौफ से इसकी जानिब देखा था। शट अप! वो शिद्दत से दहाड़ी। क्या हुआ तंजीम जान? इतना शोर क्यों है? हाशिम, जो बिलाल की बात सुन चुका था, घर में दाखिल होता मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। हाशिम, तंजीम की गोया जान में जान आई थी। जी जान हाशिम।
वो हाशिम ने करीब आते से अपने हिसार में लिया था। तंजीन ने हैरत से इसकी जानिब देखा था, जिसकी तमाम तवज्जो बिलाल की जानिब थी। जी बिलाल मियाँ कहो, कैसे आना हुआ? इस बार वो सख्त लहजे में बोला था। वो भाई आपसे और भाभी से मिलने आया था। सब आपको याद कर रहे हैं। इसने जल्दी से बात बनाई थी। बेहतर है कि अपनी शक्ल यहाँ से गुम कर लो और आइंदा कोशिश करना कि अपनी शक्ल लेकर यहाँ ना आओ। वो इसके लहजे में नागवारी महसूस कर खफ़्फ़त के बाइस सुर्ख़ पड़ता चेहरा महसूस कर वहाँ से पलट आया था। कैसी हैं तंजीन? इस बार वो अपने हिसान में खड़ी तंजीन के माथे पर बोसा देता इसे हैरत में मुब्तला कर गया था। मैं ठीक, आप कैसे हैं? वो बामुश्किल खुद पर ज़ब्त कर पाई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब इसे हिसार में लिए अपने बेडरूम में आ गया था, जबकि वो पत्थर की मूरत बनी खिंची चली जा रही थी। आपने ये बेडरूम क्यों छोड़ा था? वो अब बेड पर नीचे पाँवों को लटकाए लेट गया था। तंजीन जो करीब ही बैठी थी, इसने लब चबाए। ये आपकी पहली वाइफ का रूम है, तो मैं ये कैसे? इसने हाथ मसलते ज़रा झिझक कर कहा था। उर्वा अब इस दुनिया में नहीं है। उर्वा के ज़िक्र पर एक बार फिर इसका चेहरा तारीक हुआ था। तो वहाँ लग गए थे खुद को समझाने में कि अब तंजीन इसकी ज़िम्मेदारी थी। इसकी बीवी थी, इसके निकाह में थी। क्या? ये कब? मेरा मतलब है कैसे? वो हवन्नक हुई। आज से 5 साल कब एक रोड एक्सीडेंट में उर्वा की डेथ हो गई थी। इस बार तंजीन खामोश रही थी। मेरी और उर्वा की पसंद की शादी थी। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते कब बचपन की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, हमें खबर ही ना हो सकी। लेकिन हमारे घर वाले एक ही छत के नीचे रहते हुए भी इनके दिल एक नहीं थे। हमारे माँ-बाप ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं ज़िद करके उर्वा को शादी करके इस घर में ले आया था। ये घर उर्वा और मैंने बहुत मोहब्बत से सजाया था, मगर मेरे बाबा जो चचा की सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे, मगर चचा की तरफ से मुखालफत के बाद इन्होंने तय किया कि वो इन्हीं बेटी के ज़रिए ब्लैकमेल करेंगे। मगर मैंने ऐसा नहीं होने दी। ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी। एक दिन मैं ऑफ़िस में था, मुझे खबर आती है कि उर्वा का एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं जब तक अस्पताल पहुँचा, वो हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन कराने पर मालूम हुआ कि उर्वा की गाड़ी के ब्रेक फ़ेल कराए गए थे, जो मेरे बाबा ने किए थे, ताकि चचा को सबक सिखा सकें। माज़ी का वो दर्दनाक लम्हा याद करते-करते इसकी आँखों में आँसू आ गए थे। आई एम सॉरी हाशिम, मुझे मालूम नहीं था। तंजीन ने एकदम आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया था। ये इस रिश्ते में मिलने वाला पहला लम्स था। दोनों ही के जज़्बात अजीब से हो रहे थे। तुम्हारे बाबा इस वक़्त जेल में हैं। इन्होंने फिर किसी से गबन किया था। तंजीन ने सुनकर सर झटका। वो अपने बेहिस बाप के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी, जिनकी वजह से इसने ज़िंदगी का इस कदर कर्बनाक वक़्त देखा था। आप छोड़ें इनको, अब मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। हाशिम ने बगौर इस लड़की को देखा था, जो वाक़ई भला की खूबसूरत थी। वैसे मिसेस आप बहुत प्यारी हैं। इस बार हाशिम ने पेशकदमी करते इसके हाथ की हथेली पर अपने लब रखे थे। वो एकदम शर्मा कर चेहरा झुका गई थी। हाशिम का कहका बेसाख्ता था। हाशिम, आप अपने बाबा को माफ़ क्यों नहीं कर देते? एक साला आयत को गोद में लिए बैठी तंजीन ने खामोश बैठे हाशिम से कहा था, जो आज अपने बाप से मिलकर आया था और बस सबसे ही खामोश था। वो अपनी नई ज़िंदगी ज़रूर शुरू कर चुका था, मगर हाशिम की ज़िंदगी में जो जगह उर्वा की थी, वो हूंस बरकरार थी और ना ही तंजीम ने उर्वा की जगह लेने की कोशिश की थी। मैंने बाबा को माफ़ कर दिया है, वो ट्रांस में बोला था। आयत जो मुसलसल बाप की जानिब हमक रही थी, अपने मुँह बसोर कर रोने लगी, जो आज इसे गोद में ही नहीं उठा रहा था। हाशिम देखें, ये आपसे नाराज़ हो गई है। हाशिम जो अपनी ही सोचों में डूबा बैठा था, बेटी को रोता मचलता देख एकदम सीधा हुआ। ओह मेरी गुड़िया, बाबा से नाराज़ हो गई मेरी डॉल। हाशिम ने जल्दी से बेटी को गोद में उठाया, जो इसकी गोद में आते ही खामोश हो गई थी। बस ये सारे आप दोनों माँ-बेटी के ड्रामे हैं, ताकि मेरी तवज्जो कहीं और न जा सके। हाशिम ने अब बेटी को खामोशी से इसकी जेब में हाथ डालकर मोबाइल ढूँढता देख ज़रा खफकी से कहा था। तंजीन खिलखिला कर हँसी थी। हम चाहते भी नहीं हैं कि आपकी तवज्जो हमारे अलावा कहीं और जाए। वो लाड से बोलती इसके कंधे से सर टिका गई थी। थैंक यू, मुझे इतनी प्यारी सी डॉल देने के लिए। वो आयत के माथे पर लबरक था। अब तंजीन को भी अपने हिसार में ले चुका था, जो आज सारा दिन की रुदात शेयर करती, आयत की शरारतें बताती, कभी हँस रही थी तो कभी रुहाँसू हो रही थी। जबकि हाशिम अपनी बेटी को मोहब्बत से देखता, अपनी दोनों ज़िंदगियों को खुद में बीच कर बैठा था। कहीं दूर
उर्वा ने मुस्कुरा कर हाशिम की जानिब देखा था और फिर वो इसे ज़िंदगी से मुतमईन देख आगे बढ़ चुकी थी। एक मोती आँख से टूटता तंजीन के बालों में जज़्ब हो गया था, जो अब सर उठाती, इसकी ब्रेड में हाथ चलाती कोई फ़रमाइश कर रही थी। वो अब इसकी तमाम तवज्जो अपनी खूबसूरत-सी बेटी और बीवी की जानिब थी। वो अपने वालिदैन को माफ़ तो कर चुका था मगर इसकी ज़िंदगी में इनके लिए कोई जगह नहीं थी, जो इससे इसका कीमती रिश्ता छीन चुके थे। ख़त्म शुद। तो जी जनाब, आप लोगों को ये ट्रेजिक थ्रिल से भरपूर, सस्पेंस से भरपूर नॉवेल कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नॉवेलियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।